हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ELP 11 को डिस्कस करते हुए, है ना। ELP 11 आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो देखा होगा। ये जो ELP 11 है वो किस पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के कंसेप्ट के ऊपर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कंसेप्ट था, मीटर ब्रिज में क्या कंसेप्ट था, उसको एक बार देखते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा हम लोगों ने सीखा था कि अगर रेशो सेम है सिमेट्रिकल सर्किट्स में तो बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। तो याद कीजिए, ए बी ये पॉइंट हुआ, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है जी, जिसका रेजिस्टेंस जी है ना। ये पी, क्यू, आर और एस। इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, अब बताओ गैल्वेनोमीटर में से रेजिस्टेंस होते हुए करंट नहीं जा रहा, मतलब ऊपर वाला पॉइंट सी और नीचे वाला पॉइंट डी दोनों का पोटेंशियल भी इक्वल होगा। इंप्लाइज वी सी इक्वल टू वी डी। दो तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बनता था। पहला, या तो क्वेश्चन कह देगा कि करंट की वैल्यू जीरो है, या फिर वो क्वेश्चन बोलेगा कि बेटा वीसी और वीडी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। आप सोचिए, जैसे ही वीसी और वीडी दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब रेशो सेम है, यानी इंप्लाइज P अपॉन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अपॉन एस। सिंपल सा। इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, या फिर C और D का पोटेंशियल इक्वल है, मतलब P अपॉन क्यू की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाती है, R अपॉन एस के। क्लियर हो गया। इसी में बेटा हम लोगों ने एक छोटी सी चीज सीखा था, जरा याद कीजिएगा, अनबैलेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस अनबैलेंस्ड फॉर्म में आपने छोटी सी एक बात सीखी थी, देखिएगा। अगर आपका कंडीशन है P Q R S, बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर, ऊपर वाला C और नीचे वाला D, है ना। ध्यान दीजिएगा, इफ P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, मतलब रेशो सेम। रेशो सेम मतलब VC इक्वल टू VD। ये कौन सी कंडीशन थी, बैलेंस्ड कंडीशन। याद आ गया। अब इसी कंडीशन को हम सेकंड कंडीशन बनाते हैं, है ना, अनबैलेंस के नाम पे। सेकंड, इफ P अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन R अपॉन एस। मान लो अब कंडीशन देखिएगा, रेशो सेम नहीं है। रेशो सेम नहीं है मतलब बीच वाली ब्रांच में करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगा। अब सवाल यहां पे ये होता है, करंट कहां से कहां जाएगा, सी से डी या डी से सी। पहला सवाल जरा सोच के देखिए, केवल हम इस क्यू के ऊपर बातचीत करेंगे, जो भी समझने का है। देखिए, अगर आप क्यू की वैल्यू को कम कर दोगे इस कंडीशन में, इस स्लाइड वाली कंडीशन में, अपर वाली कंडीशन में, अगर सोचो क्यू की वैल्यू को अगर आप कम कर दोगे तो नीचे वाली कंडीशन बन जाएगी। तो अगर क्यू की वैल्यू कम हो गई मतलब यहां पे करंट की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। अगर क्यू कम हुआ, रेजिस्टर कम हो गया, तो करंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। करंट बढ़ेगा कब, जब करंट नीचे से ऊपर जाएगा, यानी IG विल फ्लो फ्रॉम D टू C, यानी VD इज ग्रेटर देन VC। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसी का थर्ड पॉइंट देखिएगा, इफ P अपॉन Q इज लेस देन R अपॉन S। इफ P अपॉन Q इज लेस देन R अपॉन S। अब सोचो, अगर P अपॉन Q R अपॉन S से कम है, ये कंडीशन बनेगी कब, जब आप Q की वैल्यू को बढ़ा दोगे। इस सिचुएशन में ये Q है, Q की वैल्यू को बढ़ा दोगे। अब बताओ, Q की वैल्यू बढ़ गई तो रेशो इस हिसाब से हो जाएगा। अगर Q की वैल्यू बढ़ गई मतलब इस ब्रांच वाला जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो यहां से जो करंट आ रहा था, इधर जाने वाला करंट कम हो गया, तो करंट बचा हुआ ऊपर से नीचे जाएगा। इंप्लाइज IG विल फ्लो फ्रॉम C टू D। याद आया अनबैलेंस फॉर्म किस तरीके से देखा हम लोगों ने। आइए इसके बाद एक बार और बात करते हैं मीटर ब्रिज के ऊपर, है ना। मीटर ब्रिज में हमारे दो तीन कंसेप्ट थे। पहला, ये कुछ सेटअप, वायर की लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर, है ना, एक P एक Q, ये गैल्वेनोमीटर आ गया और यहां पे कहीं नल पॉइंट मिल रहा है। अब एक तरफ की लेंथ L तो दूसरे साइड की लेंथ 100 माइनस L। याद कीजिएगा, एट नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना बेटा, जीरो।
एट नल डिफ्लेक्शन आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि P अपॉन Q बराबर कितना, L अपॉन 100 माइनस L। तो नल डिफ्लेक्शन पे P अपॉन Q की वैल्यू L अपॉन 100 माइनस L के बराबर हो जाएगी। पक्का? इसमें बेटा एक चीज जो कैच पकड़ने वाली बात है, अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं P की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो नीचे वाली लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। P को बढ़ाया तो L बढ़ेगा, Q को बढ़ाया तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी। आप सोचिए P के साथ में किसी रजिस्टर को आपने सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जोड़ोगे तो P प्लस समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ गया तो उसके नीचे की लेंथ भी बढ़ जानी चाहिए। सिमिलरली P के पैरेलल में जोड़ा तो बताओ पैरेलल में जोड़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपने P के पैरेलल में जोड़ा तो लेंथ छोटी हो जाएगी, यानी पॉइंटर किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। बस इन्हीं शब्दों को हमें क्वेश्चन में पकड़ने की जरूरत होती है। याद आ गया? चलिए आइए आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते देखिएगा। इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बहुत बढ़िया, ए बी 2 पॉइंट्स गिवन है। चलिए 2 पॉइंट्स और मार्क कर देते हैं, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी। ये ए तो ये वाला बी है, ये बी तो ये वाला बी। अब सोचो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के डायग्राम में हमने क्या सीखा था, ए बी के अबाउट पूछ रहा है तो हटेगा कौन सा, सी डी। अब जैसे ही आपका ये सी डी वाला पोर्शन हट गया, जरा सोचिए 2 और 2 4 ओम, नीचे वाला भी 2 और 2 4 ओम, 4 ओम 4 ओम दोनों आपस में पैरेलल, तो 4 4 मिलके कितना आ जाएगा आंसर, 2 ओम। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बेटा 2 ओम। इसी को अगर कोई बच्चा कहे कि सर डायग्राम बना के करना है, ठीक है साहब, ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स बना लो। ए से सी लगा देखिएगा 2 ओम का, सी से डी लगा 2 ओम का, डी से बी लगा 2 ओम का, सी से बी लगा 2 ओम का, और ए से डी लगा 2 ओम का। आप सोचिए सी डी वाले को हटा दोगे बिकॉज सिमेट्रिकल लाइन पे आ रहा है, तो जैसे ही आपने इसको हटाया 2 2 4 2 2 4 4 4 2, ये आंसर आ गया हमारा 2 ओम। क्लियर है कैसे किया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी गुड, अरे वाह, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलिए सबसे पहले पॉइंट्स काउंट करते हैं। ए बी, लेट से सी, तो ये वाला पॉइंट डी और ये वाला ई। सर आपने तो 4 पॉइंट का कहा था, यहां तो 5 पॉइंट है, याद करो। लेकिन अपन ने ये भी सीखा था 5 पॉइंट का कोई डायग्राम नहीं बनता, 4 प्लस 1 का बनता है। याद करो क्या, 5 पॉइंट का कोई डायग्राम नहीं बनता, किसका बनता है, 4 प्लस 1। अब इस 4 प्लस 1 को कैसे संभालोगे उसे समझते हैं। देखिएगा ए से लेके ई से भी देखो, ये आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, एक लगा हुआ है अकेला सीरीज में। तो एक्चुअली जो डायग्राम है वो बेटा ये है, ए ई सी और डी, और यहां पर आ जाएगा बी। चलिए अब एक बार सेटअप को बनाते। ए से सी 6 ओम, ए से डी 8 ओम, सी से डी 10 ओम, सी से ई 3 ओम, ई से डी 4 ओम, और ई से बी बेटा 7 ओम। अब जरा आप सेटअप देखिए तो ये अलग से दिखाई दे रहेगा सीरीज, तो 4 प्लस 1 का डायग्राम हमेशा मिल सकता है, 5 पॉइंट का कोई डायग्राम नहीं होता। अब आप सोचिए इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो सेम है, 6:3:4 इधर भी, 3:4 इधर भी, तो बीच वाला जो 10 है वो हट गया। अब जैसे ही आपका 10 वाला हटा, अब आप सेटअप को समझिए, 6 और 3 9, 8 और 4 12 हो गया है ना, 9 ऊपर 12 नीचे, 9 और 12 का पैरेलल, 9 इंटू 12 अपॉन 21। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 4 36/7 ये आ गया। अब ये 36/7 है, प्लस 7 सीरीज का और आ जाएगा उसके साथ में, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 प्लस 49/7, 36 प्लस 49 85/7, ये हमारा आंसर चला गया था। कौन सा ऑप्शन है बेटा, थर्ड। समझ में आ गया किस तरीके से हुआ? समझने वाली बात, 4 पॉइंट का डायग्राम बनता है, 3 का डायग्राम बनता है, 2 का बनता है, 5 पॉइंट मिले तो 5 पॉइंट का डायग्राम नहीं होता, पॉइंट डायग्राम हमेशा 4 पॉइंट का बनेगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट इज, बहुत बढ़िया। देखिएगा रेशो 2:3
2:3 का रेशो, 4:6, तो रेशो अभी भी 2:3 है, यानी बीच वाली ब्रांच में तो करंट नहीं जाएगा। अब अगर बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो सेटअप को जरा वापस से बना के देखें, तो देखिएगा 6, 3, 4, 2 और नीचे लगा हुआ है बैटरी। सॉल्व कर लो, 4 2 कितना 6, 6 3 9, 6 और 9 का पैरेलल 6 इंटू 9/15। सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये 3 नीचे 5, 18/5। बैटरी का वोल्टेज V है, तो आपका आंसर निकल जाएगा I इक्वल टू V/R, R इज 18/5, तो 5V/18। कौन सा ऑप्शन चला गया? फोर्थ। क्लियर हो गया कैसे किया? पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। The resistance of 4 arms PQRS are in a Wheatstone bridge are 10, 30, 30, 90 respectively. The EMF and the internal resistance of the cell are इतना इतना। चलिए वेरी गुड, डायग्राम बनाना है सबसे पहले, है ना। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, टेन 30 P Q, R की वैल्यू 30, S की वैल्यू 90। चलो जो जो वैल्यूज दिए थे वो वैल्यूज तो सारे के सारे हो गए, है ना। द EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm. If the galvanometer of resistance 50 ohm, चलिए ठीक है भाई, बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा है 50 ओम का। अच्छा आप देखिएगा 1:3, 1:3 रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है तो बीच में गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा या नहीं जाएगा? वेरी गुड, नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा तो आपने बीच वाली ब्रांच को हटा दिया। अब आ जाइए सॉल्व कीजिए, 10 और 30 40, 90 और 30 120, 12 4 3 यानी वो 30 हो जाएगा, है ना। तो आर इफेक्टिव जो आप निकाल रहे हो दैट विल बी इक्वल टू 40 और 120 हो जाएगा 30 प्लस 5, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 35 ओम बेटा। करंट चाहिए आपको सर्किट का, दैट इज 7/35। सॉल्व कर लीजिए, आंसर 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 0.2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है भाई? फोर्थ। ये करेक्ट हो गया। समझ में आया कैसे उठाया? चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा। 3 resistance PQR each of 2 ohm and unknown resistor S form 4 arms of a Wheatstone bridge. The resistance 6 ohm is connected in parallel to S, then the bridge gets balanced. ठीक है साहब, बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा है। लीजिए सेटअप, टू ओम 2 ओम 2 ओम और ये रहा आपका S, है ना। S को हमने कितने के रेजिस्टर से शंट कर दिया? 6 ओम रेजिस्टर से शंट कर दिया। अब बताओ 6 ओम रेजिस्टर से शंट करा तो बीच वाले गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट IG की वैल्यू 0 हो गई, यानी रेशो सेम हो गया। यानी रेशो के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो देखिएगा 2/2 इक्वल टू 2/6 और S का पैरेलल सॉल्व कर लीजिए, 6S/6 प्लस S। सॉल्व कर लीजिए बेटा, 6S/6 प्लस S इक्वल टू 2, 2 6 3, तो 3S इक्वल टू 6 प्लस S। S बराबर देखिएगा बेटा 3 ओम आ रहा है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट। क्लियर है? क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है लैंग्वेजेस को समझना। कंडीशन वही है, P/Q इक्वल टू R/S। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने लगी तो सारे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। वेरी गुड। अभी भी देखिएगा 2 5 10 25, तो रेशियो अभी भी 2:5 का है। कहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ऊपर वाला ब्रांच, ठीक है निकाल लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमने पूरे सेटअप को अलग से बनाया, क्योंकि रेशियो सेम है तो बीच में गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा नहीं, तो हटा दिया उसको। 10 2, टोटल कितना ऊपर? 12, 25 5, नीचे कितना? 30। अब बताओ ऊपर और नीचे दोनों किसमें? पैरेलल में,
तो 12 इंटू 30 अपॉन 42, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, है ना। तो ये आ गया 60 अपॉन 7 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब सोचो इस आर इक्विवेलेंट में यहां से जो मेन करंट जा रहा है दैट इज 1.4 एम्पियर। अब 1.4 एम्पियर का करंट जा रहा है और आर इक्विवेलेंट आपके पास है 60/7। तो बेटा अगर आप वोल्टेज निकाल रहे हो पूरे हिस्से का तो 1.4 इंटू 60/7 सॉल्व कीजिएगा, डेसिमल उड़ा नीचे 10, 0 से 0, 7 2 जा 14, आंसर आ गया 12 वोल्ट। कितना गया बेटा? 12 वोल्ट। अब गौर कीजिएगा ये 12 वोल्ट कहां का वोल्टेज निकला है साहब? इन दोनों का टोटल वोल्टेज मिला के 12 वोल्ट है। अब बताओ 12 ओम का रेजिस्टर 12 वोल्ट है तो करंट कितना जाएगा? 12 इंटू 12/12 कितना? 1 एम्पियर। अच्छा 1.4 आया था, 1 एम्पियर ऊपर गया तो नीचे कितना जाएगा? 0.4 एम्पियर। अब जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा था कि करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, तो बताओ 1 एम्पियर ही जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। समझ में आया किस तरीके से ऑप्ट किया? पक्का? अगर रेजिस्टर्स अलग अलग है तो उसके हिसाब से आप पहले वोल्टेज निकालो और फिर आगे सॉल्व करो। पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, अनबैलेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, देखिएगा। चार, 1 4 3, बीच वाली ब्रांच में किसका पोटेंशियल ज्यादा? वही अनबैलेंस की कंडीशन चेक करनी है। बताओ 4 पे 1 है तो यहां पर भी 4 पे कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, है नहीं? होना चाहिए था कितना? 1 है कितना? 3, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। अब बताओ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसके अकॉर्डिंग सोचो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब इस ब्रांच का करंट क्या हो जाना चाहिए? कम। अब करंट कम हो गया मतलब यहां से जो करंट यहां जा रहा था वो करंट कम हो गया, मतलब करंट कहां से कहां गया होगा? बी से ए। करंट रेजिस्टेंस 1 की जगह 3 हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई मतलब करंट की वैल्यू कम हो गई। करंट की वैल्यू कम हो गई मतलब करंट कहां से कहां गया? नीचे से ऊपर, मतलब बी से ए। करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। समझ में आ गया कैसे किया? मान लीजिए इसी में ये होता सर 4 2 4 1, अब यही सवाल पूछा गया होता। अब जरा सोच के देखिए 4 पे 2 तो 4 पे 2 होना चाहिए था, पर है 1, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। करंट ज्यादा मतलब करंट कहां से कहां जाएगा? ऊपर से नीचे, यानी ए से बी, मतलब ए का हाई पोटेंशियल और बी का लो पोटेंशियल। ये तरीका होता है बेटा चेक करने का। समझ में आ गया अनबैलेंस फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट शो सर्किट शोन रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम व्हेन स्विच इज ओपन और क्लोज, मतलब गैल्वेनोमीटर के होने ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्विच ओपन या क्लोज होने पे। अब जरा सोचो, यानी जो करंट यहां से आ रहा था वो यहीं पे गया, यहां वाला करंट यहां गया, मतलब आई आर इक्वल टू आई जी। जो आर वाला करंट है वही करंट गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? फर्स्ट। समझ में आ गया? कारण स्विच ओपन हो या क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब रेशियो सेम, मतलब वो वाली ब्रांच का करंट वहां का वहां जा रहा, और उस तरीके से सॉल्व किया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। देखिएगा वही मीटर ब्रिज का सवाल है। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले लैंग्वेज को समझते हैं। देखिएगा 2 रेजिस्टर है, वायर के थ्रू जुड़ गया, नल पॉइंट कितने पे है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड से 20 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला, यानी ये वाली वैल्यू बेटा 20 सेंटीमीटर है। अच्छा अब ये वाली वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो उस साइड वाली वैल्यू कितनी हो गई? 80 सेंटीमीटर। पक्का? राइट साइड के गैप में जो वैल्यू है, द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड इन द राइट गैप, मतलब ये वाली वैल्यू 1 ओम है और हमसे कह रहा है आर की वैल्यू बता दो। तो अब आप रेशियो बनाना जानते हैं, तो आर अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 80, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
मीटर ब्रिज है, बैलेंस पॉइंट है L1/L2 इस रेशो में। इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, अब बताओ गैल्वेनोमीटर और सेल दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, क्या नल पॉइंट बदलता है? बिल्कुल नहीं। तो नल पॉइंट सेम रहेगा तो वैल्यू भी सेम रहेगी, तो P/Q इक्वल टू L/100 - L। व्हाट इफ द बैलेंस कंडीशन? सेम की सेम, नल पॉइंट बदलेगा या नहीं? नहीं बदलेगा, और वैल्यू सेम की सेम रहेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? फोर्थ। अब देखिएगा ये, द रेजिस्टेंस आर इन द ऑफ द टू आर्म्स आर इन द रेशियो ऑफ मीटर ब्रिज 5 और R। नल पॉइंट मिला L1 और 100 - L1 पे। जब R के पैरेलल में एक और R को जोड़ा तो लेंथ हो गई 1.6 L1। आइए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देखिए पहले इक्वेशन को लिखोगे तो 5/R इक्वल टू L1/100 - L1। बेटा ये पहले की इक्वेशन हो गई। अब आपने क्या किया, R के पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाया। सोचिए जैसे ही R के पैरेलल में एक और R लगाओगे तो ये मिलके कितना हो गया? R/2। अब जो आपकी इक्वेशन बनी 5/R/2, नीचे से 2 कूद के कहां चला गया? ऊपर। नाउ द न्यू नल पॉइंट इज एट 1.6 L1, तो ऊपर आ गया 1.6 L1 अपॉन 100 - L1। जरा सोच के देखिएगा कैलकुलेशन। 5/R की वैल्यू यहां से मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, तो जैसे ही 5/R की जगह L1/100 - L1 पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2 इंटू L1/100 - L1 इज इक्वल टू 1.6 L1/100 - L1। सॉरी, यहां पर आएगा 1.6 L1, इधर का लेंथ हो गया 1.6 L1, तो इधर वाला आ जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। आप जरा सोच के देखिए, कैलकुलेट कीजिए। तो L1 से L1 कैंसिल, 2 से 1.6 कैंसिल, तो ये हो गया 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 100 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 माइनस 0.8 L1। बेटा ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब एक टर्म को इधर करो तो 20 इक्वल टू आ जाएगा 0.8 L1, यानी L1 की वैल्यू आ गई 20/0.8। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो L1 की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है? देन द वैल्यू ऑफ R इज। अब L1 की वैल्यू आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, R निकाल लीजिए। तो L1 के जगह जब आप 25 पुट करेंगे तो देखिएगा 5/R इक्वल टू 25 अपॉन कितना बेटा? 75, 100 माइनस 25। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 13, तो R इक्वल टू आ जाएगा 15 ओम। कितना आ गया? 15 ओम। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, बड़ा कैलकुलेशन है, समझने की जरूरत पड़ेगी, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। द सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज इज शोन इन द फिगर। द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। वेरी गुड। ए से पहले 40 सेंटीमीटर में मिला, यानी R/S इक्वल टू जो हमारी पहली इक्वेशन बनी R/S इक्वल टू 40/60। तो पहली इक्वेशन तो हमारी बन गई R/S इक्वल टू 40/60। नाउ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। अब सोचो S के पैरेलल में 12 को जोड़ा, तो जैसे ही आप S के पैरेलल में 12 को जोड़ोगे तो R/12S/12 प्लस S, दैट इज इक्वल टू, नाउ द नल पॉइंट इज एट 64 सेंटीमीटर। तो बेटा 64/36 ये वैल्यू आ गई। अब आप यहां पर गौर कीजिएगा, ये टर्म R/S, इस R/S की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी? 40/60। तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 40/60 इंटू 12 प्लस S, दैट इज इक्वल टू 64/36। बेटे कैलकुलेट कर लो, 12 3 जा 36, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 4 2। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन देखिएगा, 2 इंटू
12 प्लस एस इक्वल टू 64, यानी 12 प्लस एस इक्वल टू आ गया 32, यानी एस इक्वल टू 20 ओम। आप सोचो एस की वैल्यू आपके पास आ गई है, आर निकालना है, आर अपॉन 20 इक्वल टू 40/60, सॉल्व कर लो, आर इक्वल टू आ जाएगा 20 60 कट के 3, तो आंसर इज 40/3। तो आर की वैल्यू 40/3 और एस की वैल्यू 20, कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया? पक्का? सबसे बड़ी बात है पैरेलल कैसे खेल रहे हो, इस बात को समझना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ जी, द रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then length of 1 ohm of the resistance is। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो बेटा, एक मीटर ब्रिज का सेटअप है, ये मीटर ब्रिज वायर कनेक्ट जो किया दैट इज आर, ये वाला कितना 10, नल पॉइंट मिला है 3:2 के रेशो में, ठीक है। तो ये सेटअप बना। अब जरा सोचो r अपॉन 3, r अपॉन 10 इक्वल टू 3/2, तो r अपॉन 10 इक्वल टू 3/2, तो रेशो के अकॉर्डिंग r की वैल्यू निकाला, हमारा 15 ओम आ गया, यानी r की वैल्यू अपनी 15 ओम निकल गई। अब क्वेश्चन बेटा एक्चुअली इसके बाद स्टार्ट हुआ है कि बोलना क्या चाह रहा है, जरा सोच के देखिएगा आप क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, यानी 15 ओम जो रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। अब बताओ 15 ओम की लेंथ है 1.5 मीटर, तो 1 ओम की कितनी लेंथ होगी ये निकालना है क्वेश्चन में। समझ में आया? क्वेश्चन मीटर ब्रिज का तो था ही, साथ में सबसे बड़ा सवाल यहां पे लैंग्वेज समझना है। अब बताओ 15 ओम का लेंथ है 1.5 मीटर, तो 1 ओम का लेंथ कितना हो गया? 1.5 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। पक्का? तो 0.1 मीटर कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? सेकंड। क्लियर है तरीका? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। द फिगर शोन R1 एंड R2 बैलेंस पॉइंट ऑफ द जॉकी इज एट 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बेटा देखिएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 40/60, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई जो वो बोल रहा है। नाउ R2 इज शंटेड बाई 10 ओम रजिस्टर, R2 के पैरेलल में 10 को लगाया, जैसे पहले के पहले वाला सवाल था वो। नाउ द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 50 पे, ठीक है। आप जरा सोचिएगा, R1 अपॉन R2 इंटू 10 अपॉन R2 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 50/50, 50 से 50 कैंसिल। पक्का? R1 बाई R2 की वैल्यू आपके पास पता है कितना बेटा? 40/60 पुट कर दीजिए, तो 40/60 इंटू R2 प्लस 10 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 1। अब रही बात कैलकुलेट करने की, देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, ये पूरा कट के 2 और नीचे कितना 3, वहां जाके बेटा ये हो जाएगा R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 30/2, तो R2 प्लस 10 की वैल्यू आपके पास आ गई 15। आप सोचो R2 प्लस 10 आपका 15 के बराबर है, तो यहां से जब आप R2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया? 5 ओम। पक्का? अब R2 की वैल्यू 5 ओम आ गया, आपसे कह रहा है R1 की वैल्यू भी बतानी है। जरा सोच के देखिएगा, R2 की वैल्यू आपके पास है, R1 निकालना है। R1 इक्वल टू 2/3/5, तो देखिएगा R1 इक्वल टू आ जाएगा 10/3 ओम। तो आंसर आ गया एक 10/3 ओम और दूसरा 5 ओम। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया? पक्का? मतलब है सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना, जैसे ही आप लैंग्वेज को समझोगे बाकी क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लग जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ मीटर विच वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस दिया है। चलो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा 40 66, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ गैल्वेनोमीटर इज एट नल डिफ्लेक्शन। तो पहले तो x की वैल्यू निकालो, x अपॉन 60 इक्वल टू 40/60, है ना, यहां पे ये 6 दिया है, x अपॉन 6 इक्वल टू 40/60। सॉल्व कर लीजिए,
x इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम। पक्का? तो x की वैल्यू जो अननोन रेजिस्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4 ओम। इकलौता ऑप्शन वैसे तो थर्ड हो गया। अब रही बात करंट निकालने की, तो पहले उसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा, यहां पे लगा है 4 ओम, 10 ओम, ये 4, इधर वाला 6, टोटल मिलके 10। नीचे एक वायर लगा हुआ है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, तो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 10 ओम। तो इस वाले वायर का भी रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। नाउ अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू इट। 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। जरा सोच के देखिएगा, 4 और 6 मिलके 10, ऊपर 10 और नीचे 10 दोनों पैरेलल में, तो 10 और 10 5। तो करंट की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा क्लियर? थर्ड। पक्का? चलिए, यहां पे हमारा जाके बेटा ईएलपी नंबर 11 कंप्लीटली खत्म होता है। क्लियर है? एक बार इसको प्रॉपरली करके देखिएगा।